परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की मुख्तसर लेकिन दर्दनाक तारीख का ऐसा नाम है जिसने अपने किरदार से पाकिस्तान की सियासत और मुआशरे पर इतने गहरे असरात छोड़े हैं कि जिनसे निकलना मौजूदा नस्ल की जिंदगी में मुमकिन दिखाई नहीं देता। 12 अक्टूबर 1999 से लेकर 18 अगस्त 2008 तक के 3232 दिनों में पाकिस्तान पर क्या गुजरी ये सब जानते हैं और इसी वजह से परवेज मुशर्रफ पर तनकीद अब एक फैशन बन चुकी है। लेकिन याद रहे कि इस इमारत में रहने वाला साबिक मकीन एक जमाने में इस अरूज पर था कि इससे हाथ मिलाने के लिए बड़े से बड़े सियासतदान और आला सरकारी नौकर अपनी जानों और इज्जत दोनों की बाजी लगा दिया करते थे। लेकिन आज इक्तदार के इस बेवफा शहर में तमाम बड़े खुशामदी वो तस्वीरें छुपाने में मसरूफ हैं जिनमें वो परवेज मुशर्रफ के साथ दिखाई देते हैं। परवेज मुशर्रफ के अरूजो जवाल में हमारे लिए क्या सबक है? क्या मुशर्रफ ने कोई अच्छा काम भी किया था? और सबसे बढ़कर यह कि परवेज मुशर्रफ का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, आज हम इसकी तलाश करें। जनरल परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को इंडिया के शहर दिल्ली में पैदा हुए। 1947 में पाकिस्तान हिजरत करके कराची आबाद हो गए। 1961 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन किया। 1965 और 1971 की जंग में कंपनी कमांडर की हैसियत से हिस्सा लिया। 1998 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज किए गए। अक्टूबर 1999 में वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। 12 अक्टूबर 1999 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। 20 जून 2001 में रेफरेंडम के जरिए पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए। 9/11 के वाक़ये के बाद अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश के कहने पर अमेरिका के इत्तेहादी बन गए। अक्टूबर 2002 में आम इंतखाबात करवाए। दिसंबर 2003 में मुशर्रफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से मुस्ताफी होने का वादा किया। दिसंबर 2004 में मुशर्रफ ने अपना वादा तोड़ने का ऐलान किया। मार्च 2007 में जनरल मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को मुअत्तल कर दिया, जिससे पूरे मुल्क में मुशर्रफ के खिलाफ एक तहरीक ने जन्म लिया। 3 नवंबर 2007 में मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और इसी माह जनरल मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। 15 दिसंबर 2007 में मुल्क से इमरजेंसी उठा ली गई और साथ ही 8 जनवरी 2008 को पार्लिमानी इलेक्शन करवाने का ऐलान किया गया। 18 अगस्त 2008 को जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ सदर के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। सदारती ओहदे से मुस्ताफी होने के बाद 2010 में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से सियासी जमात बनाई। 24 मार्च 2013 में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आए। राशिद कुरैशी परवेज मुशर्रफ के तर्जुमान होने की हैसियत से बहुत मजबूत पोजीशन रखते थे। सियासतदान सरमायादार राशिद कुरैशी की खुशामद करके परवेज मुशर्रफ तक पहुंचने का रास्ता तलाश करते थे। आज राशिद कुरैशी गए दिनों को किस तरह याद करते हैं? कुछ मेमोरीज हमसे शेयर कीजिएगा कि अपने यानी जब वो रूल कर रहे थे तो क्या उनके जहन में कभी ये आता था कि मेरी हुकूमत ख़त्म होगी, एग्जिट का कभी बातें करते थे? वो बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जब वो आर्मी चीफ अभी नहीं बने थे और र्यूमर्स उड़ रहे थे, जब नवाज शरीफ साहब ने नॉमिनेट करना था किसी को और र्यूमर्स कुछ ऐसे भी निकले कि कोई और बनेगा आर्मी चीफ, परवेज मुशर्रफ साहब नहीं बनेंगे या उनकी जगह कोई और होगा, तो कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ओहो मैं अब जा रहा हूँ, अब क्या होगा। ऐसी कोई बात नहीं थी। जब चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे और या और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट पाकिस्तान के, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई मेरे सामने तो कम से कम। मेजर आमिर का शुमार उन बाअसर रिटायर्ड फौजी अफसरों में होता है जो सियासत में अपना मजबूत मकाम बना चुके हैं। मेजर आमिर परवेज मुशर्रफ के अव्वलीन कैदियों में से एक थे।
आज बज़ाहिर कैदी दिखाई देने वाले परवेज मुशर्रफ के बारे में मेजर आमिर क्या कहते हैं? मैं 12 अक्टूबर को ही गिरफ़्तार हुआ था। मेरे बच्ची भी 4 महीने तक ज़ेर हिरासत थे, जिसमें 1 साल की बच्ची भी थी, और मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम और कोई FIR भी नहीं थी। बल्कि क्योंकि कि मैं उस दौर का मिसिंग पर्सन था, मेरी फैमिली को भी पता नहीं था कि मुझे कहाँ रखा गया है। आपकी बेटी 1 साल की थी? 1 साल की थी। तो सबसे कम उम्र कैदी फिर मुशर्रफ साहब? आज जी मुशर्रफ दौर की ये एजाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर आया है कि एक डिक्टेटर की जो सबसे कम उम्र कैदी थी वो मेरी 1 साल की बच्ची थी। पेशावर आई थी, वज़ीर दाखिला थे जनरल मुइनुद्दीन हैदर। तो किसी ने पूछा कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो रही है, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हो रही, आप देखते हैं हमने मेजर आमिर को भी पकड़ा है। तो वो तवाज़ुन के लिए था या जो भी था, लेकिन बहरहाल हमें उस पर कोई रिग्रेट्स नहीं है। हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हिस्सा थे, मैं था। उन्हीं का आपको कुछ ज़ाती बता दूं कि हमारे साथ क्या हुआ। नवाज़ खोकर साबिक डिप्टी स्पीकर ये मियाँ साहब के मुखालिफ कैंप में। मुझे उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर के बाद हम बहुत सारे लोग अडयाला जेल में कैद थे। कहता है कैदी लाया गया जिसके लिए खुसूस सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। तो चूँकि जेलर एक से हमारे कुछ मरासिम बने थे, तो मैंने उनसे पूछा कि कौन है, तो उन्होंने कहा कि हुसैन नवाज़ को लाए हैं। ये कोई 12 अक्टूबर से महीना 100 महीने बाद की बात है। कहते रमज़ान था, तो मेरे लिए घर से अफ्तारी आता था, तो मैंने अफ्तारी कुछ बना के तो हुसैन नवाज़ को भेज दी। तो उन्होंने उस जेलर के हाथ चिट पे पैगाम भेजा कि उनसे पूछा कि किसने भेजी है। उन्होंने कहा कि हाजी नवाज़ खोकर ने। तो कहता है उन्होंने कहा कि मेरा एक चिट आप हाजी साहब को पहुंचा सकते हैं, तो जेलर ने कहा कि हाँ। तो कहते हैं हुसैन ने चिट मुझे भेजी और चिट पे लिखा इज़ माई फादर एलाइव। कहते हैं मैंने जवाब दिया कि यस। उसके बाद उन्होंने अफ्तारी की। हुसैन नवाज़ जिसका ना हुकूमत से कोई ताल्लुक़ था, न सियासत से कोई ताल्लुक़ था। मेरी 1 साल की बच्ची बीमार हुई, उसको हम गाय का दूध पिलाते थे, उसका सीना ख़राब था, तो सब कुछ बंद हो गया। 1 हफ़्ता तो कोई चीज़ आने नहीं दे रहे थे। तो पानी में डबल रोटी भगो के हमने खिलाई। वो डिहाइड्रेशन हो गई और अस्पताल ले जाना पड़ा। मुझे याद है उसकी गर्दन लटकी हुई थी, उनकी वालदा को भी इजाज़त नहीं थी कि आप साथ जाएंगे। तो वो सिपाही ले गया। मैंने उसको एक टेलीफोन नंबर दे दिया अपने दोस्त का कि फ़लाँ अस्पताल ले जाओ, वहाँ से मेरे उस दोस्त को इतला कर दो। वो आया, उसने मेरे भाई को इतला कर दी। 1 हफ़्ता वो रही, हमें पता नहीं चला था कि ज़िंदा है कि नहीं। आपको इजाज़त नहीं मिली? नहीं, माँ को भी नहीं मिली। 3 महीने बाद बच्चों को इजाज़त मिल गई स्कूल जाने की। तो मेरी बेटी मैट्रिक में पढ़ती थी। जब गाड़ी स्टार्ट होने लगी तो आर्मी वालों ने गाड़ी को घेर लिया। ये पेशावर में? पेशावर में। बच्चों को उतार दिया। सरकारी घर था, उसमें हम ज़ेर हिरासत थे। तो जब उतार दिया तो खड़ा करके तलाशी लेनी शुरू कर दी। तो मेरी बड़ी बेटी मैट्रिक में थी, तो मैंने कहा कि ये मेरी बेटी की, इसकी भी तलाशी लोगी? उनका सर हम मजबूर हैं। तो मैंने बेटी को कहा कि देखो बेटा, या तलाशी दोगे या पढ़ोगी, दोनों काम नहीं हो सकते। तो मैं उनको कमरे में ले गया। उन्होंने मैट्रिक नहीं किया आज तक। वो जब अपने दूसरे बहनों को देखती है, भाई को देखती है, वो सब पढ़े लिखे माशाल्लाह, मुझे एक एहसास होता है। अदलिया बहाली तहरीक के दौरान और 3 नवंबर 2007 के एक्शन के बाद वैसे तो तमाम ही मीडिया परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खड़ा था, मगर जिन चंद अहम सहाफ़ियों की मुखालफत मुशर्रफ से अपने उरूज पर थी, उनमें एक अहम चमकता हुआ नाम हामिद मीर का है। हामिद मीर क्या आज के परवेज मुशर्रफ को कमजोर समझते हैं या उनके नजदीक वो आज भी ताकतवर है? देखिए, परवेज़ मुशर्रफ अभी भी बहुत मजबूत है। अभी भी कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ उन लोगों को थ्रेट करती हैं जो कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बोलते हैं या उसके ख़िलाफ़ मुकदमात में बड़े एक्टिव हैं। और रावलपिंडी में सब लोगों को पता है कि 2 वकीलों को किसने उठाया और किसने उन पर तशद्दुद किया, किस तरीके से जो जजिस नज़रबंदी केस के जो कंप्लेनेंट थे वकील साहब, उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली, किस तरीके से जो उस मुकदमे की समाअत करने वाले जज साहब थे जो कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक में वकील के तौर पर बड़े एक्टिव थे, उन्होंने भी उस मुकदमे से अलहदगी इख्तियार कर ली।
तो ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ साहब नज़रबंद हैं, ये सिविल सोसाइटी का, मीडिया का और जुडिशरी का प्रेशर है, लेकिन जो परवेज़ मुशर्रफ की बाकियात हैं वो अभी तक हर जगह पर मौजूद हैं। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब शेख रशीद पाकिस्तान की खुशहाली और परवेज मुशर्रफ को लाजिम व मलजूम करार दिया करते थे। आज शेख रशीद अपने साबका बॉस के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं। हमारे यहाँ सबसे मजबूत रिश्ता मफाद का होता है। मैंने ज़ियाउल हक के बारे में ये बात कही, जब इख्तदार में थे लोग कहते थे आपकी आंखें इमाम मालिनी से मिलती हैं, जब नहीं थे तो कहा एक दूसरे से नहीं मिलती। इस मुल्क का यही हाल है कि हर चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, और बट नेचुरल है इस मुल्क में कि लोग जो हैं इख्तदार के पुजारी हैं और इख्तदार को सब कुछ समझते हैं। अच्छा, अब तो आज तो सारी बुराइयां परवेज मुशर्रफ में है, लेकिन क्या कोई अच्छाई भी उसमें थी? यस, अगर आज आपने इख्तलाफ किया तो शाम को वो नॉर्मल होता था। वो आपके साथ, अगर एक मीटिंग में मैंने इख्तलाफ किया है तो मुझे कोई डर नहीं था कि ये मुझसे नाराज़ हो जाएगा, या शाम को मैं उसके साथ सिगार पी लेता था। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी के 25 रुपये जो है, मैंने जब लगाया टीवी के 25 रुपये तो सब लोग मुखालिफ थे, इवन इतने मुखालिफ थे जमाली साहब को कह रहे थे बजट पास नहीं होता। तो उन्होंने मुझे शाम को बुलाया, उसने कहा भाई ये मसला है। तो मैंने कहा जी फिर मैं किसी और जगह भी जा सकता हूँ, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मेरे निकाह में है कि मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ। तो इसी तरह एक आदमी आया जो बैटमैन आया, उनका बात सुनो, 1 रुपया रोज़ का दे सकते हो टीवी को? उसने कहा जी दे सकता हूँ, प्रोग्राम अगर अच्छे हो जाएं और 1 रुपया दोगे। एक और साहब आए, किनारे पे एक आदमी खड़ा था, उसने कहा भाई तू भी सुन ले, रुपया दे सकता है तू? 3 आदमियों से उसने पूछा, तीनों ने कहा जी 1 रुपया दे देंगे रोज़ का टीवी पे, कोई फ़र्क नहीं। उसने कहा ठीक है भाई। उसने जमाली साहब को फ़ोन किया कि शेख रशीद कहता कि टीवी ज़िंदा नहीं रहेगा मेरे जाने के बाद भी अगर मैंने 25 रुपये बिजली के बिल के साथ नहीं लगाए। मैंने तो 10 रुपये हर पर लीटर दिए थे कि लगा दें आप पेट्रोल पंप के साथ और ये दूसरे टैक्स ख़त्म कर दें। उसने कहा तू कहाँ सोचता है, बाबड़ा बाजार का इकोनॉमिस्ट है तू। मुझे खासकर मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में पूरा यकीन था कि वो वापस आएंगे पहले दिन से। बल्कि मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ, मेरे दिल में बड़ा एहतराम है उनके लिए। एक थारो पॉलिटिकल वर्क है, शेख रशीद साहब बड़े नब्बाज भी हैं। कोई 1.5 साल पहले हम एक दोस्त के घर पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि उनके हाथ से इक़्तिदार की लकीर निकल चुकी है, वो नहीं आ सकते। हम 3 बैठे थे, तो मैंने चिट लिखकर उनको दी कि इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, बर वक्त होंगे इंशाल्लाह, और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे इंशाल्लाह। इस वक्त आप देखें कि ये जो नई हुकूमत आई जिसके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी जो हुकूमत की तरजीहात थी उसमें परवेज़ मुशर्रफ का आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल उनकी तरजीहात में शामिल नहीं था। उन्होंने पोजीशन इसलिए ली कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल करेंगे या नहीं करेंगे, तो उनको ये कहना पड़ा असम्बली में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी कि हम आर्टिकल 6 के तहत इसका ट्रायल करेंगे। तो ये इनकी भी तरजीह नहीं थी, और अब जब उन्होंने इसको अनाउंस कर दिया है कि हम उसका ट्रायल करेंगे, तो अभी भी नवाज शरीफ साहब की कोशिश ये है कि इसको बहुत बड़ा एक मुतनाज़ा केस ना बनाया जाए, और वो सिर्फ टारगेट करें परवेज़ मुशर्रफ को, जिन लोगों ने उस वक्त 99 में भी और फिर 2007 में भी उनकी मदद की थी। और सबको पता है कि किस किस ने मदद की थी। नवाज शरीफ साहब अभी भी उन लोगों को टारगेट नहीं करना चाहते, और ना ही वो उनको सज़ा दिलवाने में कोई दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए कि वो भी अभी भी जानते हैं कि इससे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गड़बड़ फैल सकती है, इंतशार फैल सकता है। जिम्मेदारी से समझता हूँ कि फ़ौज ने कोई रूल्स एंड प्रोसीजर भी तय किए हैं। जो फार्मेशन कमांडिंग की मीटिंग हुई उसमें ये जर्नलों की मीटिंग में ये तय हुआ कि उसको हेमिलेट नहीं किया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा, वो अपने घर में रहेंगे, फ़ौज के इमेज को मलूज़ ख़ातर रखा जाएगा। ये तीनों पॉइंट
यूनानी मसली फ़ौज ने अपने चीफ को दिए हैं उस मीटिंग में। अभी कोई फैसला मुसल्लत नहीं हो रहा, इट विल टेक सम टाइम। इदारा खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि फ़ौज में शायद रिजेंटमेंट है, क्या आएगी? मुझे इसमें शक की कोई नहीं है, और मैं सिर्फ जूनियर ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट अप टू द सीनियर लेवल मुझे मालूम है कि बेइंतहा रिजेंटमेंट है अभी तक जो मुशर्रफ साहब के साथ हुआ। एक हमारी होती है मंथली सिक्योरिटी इंटेलिजेंस रिपोर्ट फ़ौज में, जो लोएस्ट लेवल से शुरू होती है और चीफ लेवल तक जाती है। उसमें जो लिखा गया है वो मैंने देखा हुआ है। अरे अजय, आप रीसेंट बात कर रहे हैं? मैं रीसेंट बात कर रहा हूँ, और मेरा ख्याल है अगर वो कोई देख ले या पढ़ ले तो उसको फिक्र हो जाती है पाकिस्तान की। अच्छा, अब आज की तारीख में ये कहा जाता है कि परवेज़ मुशर्रफ को अगर ज़्यादा को परसू किया गया, मुकदमे की बात की गई, तो बतौर इदारा फ़ौज उसका बुरा मनाएगी। राशिद कुरैशी साहब भी ये कहते हैं कि फ़ौज शायद उसको बर्दाश्त ना करे, रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा है, बेचैनी है। आप इत्तफाक करते हैं इस तासुर से? देखिए, राशिद कुरैशी साहब को अब उस होल से निकल जाना चाहिए। वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तर्जुमान थे जब वो मिलिट्री डिक्टेटर थे और हुकूमत में बैठे हुए थे, उनके प्रेस सेक्रेटरी थे। अभी वो किसके तर्जुमान है? वो ख़ुद को अभी भी फ़ौज का तर्जुमान समझ रहे हैं। देखिए, जब आप रिटायरमेंट के बाद एक सिविलियन रोल एज्यूम करते हैं, एक सिविलियन सेटअप का हिस्सा बन जाते हैं, या आप इक़्तिदार में बैठ जाते हैं, फिर उसका फ़ौज से क्या ताल्लुक़ है? यहाँ आने का फ़ैसला भी मैंने फ़ौज से कंफर्म किया। फ़ौज से मैंने पूछा कि क्या सदर मुशर्रफ को आपने आने से रोका? नहीं। उन्होंने कहा हमने रोका, लेकिन वो हमारी बात नहीं माने। दो इवेंट्स हैं, एक 12 अक्टूबर 99 और एक 3 नवंबर 2007। जो ट्रायल इस वक्त हो रहा है वो 3 नवंबर 2007 के हवाले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। वो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर है, हुकूमत इनिशिएट नहीं किया। कुछ जगह पेंडोरा बॉक्स खोलने दिया। मैं अब ये डराते हैं जी शुरू से होना चाहिए। अब शुरू से अगर आप अयूब खान और ये खान का ट्रायल करें तो जी उसमें भुट्टो साहब आएंगे। वो दोनों की हुकूमतों में बैठे थे, लेकिन भुट्टो साहब ने तो तलाफ़ी कर दी थी, अपनी जान दे दी एक और डिक्टेटर के ख़िलाफ़ लड़कर। अब अगर आप ज़िया-उल-हक़ की बात करेंगे तो आएगा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का नाम आएगा। तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने तो अटक किले से लेकर जेलों तक उनके आल औलाद सब मसाइब के दरिया से गुजरे। ये फरमाइएगा कि यानी आपके ख्याल में क्या मुमकिन होगा कि परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा दी जा सके, या इनको भी पार्डन मिलेगी और फिर सऊदीया या कोई और मुल्क इनको भेज दिया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि परवेज़ मुशर्रफ एज एन एस्केप मुल्क से बाहर जाएंगे। वो वापस इसलिए आए कि जितने झूठे केस जिसमें बुगटी, बेनज़ीर, जजेस डिटेंशन, हाँ लाल मस्जिद जो बनाए हुए हैं कि परवेज़ मुशर्रफ कर गया, वो सामने लाएं, उसकी एविडेंस दिखाएं, और अगर उसकी एविडेंस जो आती है उस पर लोग हंसे ना, तो मेरा ख्याल है मुझे फिर मुल्क छोड़ देना चाहिए। फिर ये फरमाइएगा, लाल मस्जिद भी उनका डिसीजन नहीं, और भी आपने बहुत सारी बातें, मेरा डिसीजन नहीं, तो फिर कंट्रोल में नहीं थे, फैसले कौन कर रहा था? नहीं, देखिए अब इस तरह बैतुल्ला मसूद मारा गया वजीरिस्तान में, क्या जरदारी ने फैसला किया था? नहीं, जरदारी को पता ही नहीं था। ठीक है, तो परवेज़ मुशर्रफ को पता नहीं हुआ करता था? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जो खास तौर पे अगर आप लाल मस्जिद की बात करते हैं, कोई शख्स नहीं था उस वक्त, इंक्लूडिंग मीडिया, इंक्लूडिंग हामिद मीर, जिसने कहा था कि जी ये आप क्यों नहीं एक्शन करते, ये तो ISI लगता है इन्वॉल्व है, आप नहीं करना चाहते, फौज इन्वॉल्व है। और परवेज़ मुशर्रफ ने मेरे सामने उधर कहा था कि हामिद मीर
मैं कल को जब एक्शन करूंगा तुम सबसे पहले आदमी होगे जो क्रिटिसाइज करोगे। एग्जैक्टली वही हुआ। देखिए, ये राशिद कुरैशी साहब का भी इल्ज़ाम है और ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के इल्ज़ाम है, और दोनों झूठ बोलते हैं। और मैं आपके ज़रिए इन दोनों को चैलेंज करता हूँ कि ये इस चीज़ का सबूत सामने लेके आएँ, क्योंकि मेरे पास तो सबूत मौजूद हैं। मैंने तो फरवरी 2007 में लाल मस्जिद ऑपरेशन से 4-5 महीने पहले ही ये लिखना शुरू कर दिया था कि लाल मस्जिद का जो ऑपरेशन है ये एक ड्रामा है और इस ड्रामे को ख़त्म होना चाहिए, बातचीत के ज़रिए मसला हल होना चाहिए। और उस वक्त के जो वज़ीर मज़हबी अमूर हैं एजाज़ुल हक साहब, वो आपको बता सकते हैं कि मैं उनको लेके गया लाल मस्जिद के अंदर मार्च 2007 में, सारे मामला तय हो गए। और जो अब्दुल रशीद गाजी साहब हैं, वो जो चिल्ड्रन लाइब्रेरी का कब्ज़ा था उसको छुड़वाने में अपने भाई पे प्रेशर डाल रहे थे। अब्दुल रशीद गाजी साहब इस पूरे मसले में एक मुसालिहाना किरदार अदा कर रहे थे। सारे मामला तय हो गए, लेकिन जब एजाज़ुल हक साहब मेरे साथ और दोनों गाजी बरादरान हम बाहर आए तो एक स्पेशल मैसेंजर वहाँ पे आया हुकूमत पाकिस्तान का, और उसने एजाज़ुल हक के हाथ में एक लेटर पकड़ाया जो कि उनकी अपनी मिनिस्ट्री ने जारी किया था, औकाफ डिपार्टमेंट ने, और कहा जी कि हम लाल मस्जिद को गिराना चाहते हैं। तो जब वो उन्होंने लेटर खोल के पढ़ा तो अब्दुल रशीद गाजी साहब जो उन्होंने एजाज़ुल हक से कहा कि आपने हमारे साथ धोखा किया। तो एजाज़ुल हक साहब ने फ़ौरन जब वो लेटर देखा तो उनके उसान ख़ता हो गए और उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगीं और उन्होंने कहा ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई है। तो उसके बाद फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें ये पता चल गया कि जब भी लाल मस्जिद और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की कोई कोशिश कामयाब होने लगती है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इस कोशिश को नाकाम बना देता है। और अल्टीमेटली हमें ये पता चल गया था कि इन्होंने ये जो अंदर लोग मुसल्ला लोग रखे हुए थे ये इनके अपने लोग थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो चाहते ये थे कि जो जजेस की बहाली के लिए तहरीक चल रही थी, वकला की तहरीक थी, उससे तवज्जो हटाने के लिए लाल मस्जिद का ड्रामा इस्तेमाल किया जाए और अमेरिका को और मगरबी दुनिया को ये बावर करवाया जाए कि अगर मैं इस्लामाबाद में ना रहा तो ये प्रेसिडेंट हाउस के नाक के नीचे ये एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस बैठी हुई हैं और ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। और उसके बाद राशिद कुरैशी साहब जो हैं वो और परवेज़ मुशर्रफ साहब, ये मेरे सामने उनको बिठा दें। मैंने आर्मी हाउस रावलपिंडी में मई 2007 में परवेज़ मुशर्रफ के बहुत से जो साथी थे उनकी मौजूदगी में उनको कन्फ्रंट किया था और उनको ये कहा था कि ये आप ड्रामा कर रहे हैं, ये कोई अंदर लाल मस्जिद में जो है वो अब्दुल रशीद गाजी और मौलाना अब्दुल अजीज़ जो हैं ये उनके लोग नहीं बैठे हुए, ये आपके लोग हैं। और मैंने उनको ये कहा था कि मेरे पास इस चीज़ की फुटेज मौजूद है, जो लोग लाल मस्जिद के अंदर मुसल्ला लोगों को असला और एमुनेशन देते हैं और पैसे देते हैं उन लोगों को गिरफ़्तार करके पुलिस ने थाने में बंद किया, लेकिन आपके लोगों ने उनको थाने से निकाल लिया। और मैंने नाम लिया, मैंने कहा जी वो ISI के लोग थे जो कि उन बंदों को अंदर से निकाल के ले गए। उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा कि मैं अभी इसकी इंक्वायरी करता हूँ। उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला कमाल शाह साहब को फ़ोन किया, उनसे पूछा तो कमाल शाह साहब ने इस पूरे वाक़े की तस्दीक की। अभी भी आप जाके देख लें, थाने में रपट दर्ज हुई या बंदे गिरफ्तार हुए, अभी भी लोग जिंदा हैं। और फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कुछ नहीं किया। फिर उसी शाम को मुझे तारिक अजीज़ साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उन्होंने बुला लिया और उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे ये तुमने वहाँ पे क्या किया है। तो मैंने उनको भी ये कहा, मैंने कहा ये आप ड्रामा कर रहे हैं और आप लाल मस्जिद ऑपरेशन उस वक्त करेंगे जिस दिन लंदन में नवाज शरीफ की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। और एग्जैक्टली वही हुआ कि 9 और 10 जुलाई की रात को इन्होंने ऑपरेशन किया जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो पाकिस्तानी मीडिया था वो नवाज शरीफ की जो APC थी उसको कवर नहीं कर रहा था, वो लाल मस्जिद ऑपरेशन को कवर कर रहा था। तो इसलिए लाल मस्जिद ऑपरेशन एक बहुत बड़ा ड्रामा है और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे लाल मस्जिद इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, मैं वहाँ पर भी गया, मैंने वहाँ पर भी ये बात की और वहाँ पर शेख रशीद साहब भी आए और भी लोग आए, सब ने अपने बयान वहाँ पर रिकॉर्ड कराए। वहाँ पर इन्होंने ये बात नहीं की। राशिद कुरैशी साहब से कहें कि उस कमीशन के सामने तुमने ये बात क्यों नहीं की, तो ये झूठ बोलते हैं। समझते हैं कि हर चीज़ जो हो रही थी वो परवेज़ मुशर्रफ डायरेक्टली कर रहा था। परवेज़ मुशर्रफ, अब जजेस डिटेंशन केस पे मैं हंसता हूँ कि जज कहते हैं कि उन्होंने कहा हमें बंद कर दो, कोई मेरा ख्याल है परवेज़ मुशर्रफ साहब को खबर भी नहीं होगी। या बुगटी का कत्ल केस,
कत्ल कहते हैं उसे। वो तो परवेज मुशर्रफ ने खुद कहा था ना कि हम ऐसी जगह पे हिट करेंगे कि उनको पता देखें नहीं चलेगा। देखें ये तब कब कहा था परवेज मुशर्रफ ने? तब जब वो एक जगह गए कोलू और लैंड करने लगे थे हेलीकॉप्टर में, तो रॉकेट्स बुगटी ने फायर किए, तो कातिल करने और कत्ल करने की कोशिश तो बुगटी कर रहा था, और आज नहीं, पिछले 50 सालों से करता आ रहा है। और जो धमाके, जिस धमाके में वो मरा खुद, वो फौज ने नहीं किया था, ना मुशर्रफ ने कहा था कह लो अब धमाके से उड़ा दो, नहीं, वो अकबर बुगटी ने खुद धमाका किया, उसका गार कलैप्स कर गया, नीचे वो खुद दब गया। ये मैं आपको पढ़ाता हूँ। शाहिद अजीज़ साहब जो जनरल मुशर्रफ के DGMO थे, CGS थे और कोर कमांडर थे, ये जब जनरल मुशर्रफ श्रीलंका जा रहे हैं तो कहते उससे पहले हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमें कहा आप तीनों में से हर एक इनफरादी तौर पर इस बात का मजाज होगा कि हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए अहकामात जारी करें। अच्छा, ये जनरल मुशर्रफ कहता है। मैं आप तीनों को इस बात का जिम्मेदार ठहराता हूँ, जनरल महमूद, जनरल अजीज़ और जनरल शाहिद अजीज़। आप जनरल मुशर्रफ ने मीटिंग ख़त्म करते हुए मैं इस सिलसिले में बाइख्तियार किया और ज़िम्मेदार ठहराया। ये इसलिए कह रहा हूँ, ये जनरल मुशर्रफ कहता है, कि अगर किसी वजह से आपस में आप लोगों का रब्ता न हो सके या कोई और दुश्वारी पेश आए तो फिर भी कार्रवाई में कोई रुकावट न हो, ये कहकर वो खड़े हो गए। श्रीलंका जाने से पहले ये आखिरी मुलाकात थी। तो इसका मतलब कि यहाँ पे पेंडोरा बॉक्स ले जाना, तो इसका मतलब जो जहाँ टेक ओवर हुआ उसके पहले से अहकामात जारी हो चुके हैं। ये जनरल शाहिद अजीज़ लिख रहा है और कहता है सिर्फ हम तीनों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, इसमें फौज कहाँ से आ गई? और इन्होंने लगाया माशाल्लाह 12 अक्टूबर, तो ले जाओ 12 अक्टूबर तक। उसमें न मियां नवाज शरीफ आता है, उसमें न पीपल पार्टी आती है, उसमें न जनरल कैनी आता है, उसमें न जस्टिस इफ्तिखार चौधरी आता है। मैं इमरान को बुरा नहीं समझता, मगर ये कहना कि जी वो मुशर्रफ के सपोर्टर नहीं थे जो आजकल हम PTI से सुनते हैं, नॉनसेंस। बिल्कुल थे और बड़े ज़बरदस्त सपोर्टर थे, और मुशर्रफ साहब भी उसको पसंद करते थे। नहीं, वो इमरान खान ने माफ़ी भी मांग लिया, वो कहता है रेफरेंडम तक तो कहता है मैं था, मैंने उसके। मैं हैरान और हंसी आती है मुझे इस बात पे, हर कोई जिसको साइड पे करना चाहते हैं कि नहीं नहीं इसकी कोई गलती नहीं थी, वो कहता है मैंने माफ़ी मांग ली। वाह वाह, तो कल मुशर्रफ कहेंगे मैंने माफ़ी मांग ली तो ख़त्म हो जाएगा केस? नहीं, वो नहीं ख़त्म करेंगे, मगर इमरान खान ने माफ़ी मांग ली तो इसलिए आर्टिकल 6 उस पर नहीं लगना। आपके परवेज मुशर्रफ की अलहदगी कहाँ पे होती है? कहीं नहीं। तो फिर आपको अपनी पार्टी बनाने का ख्याल जो आया? मैं तो बनाना नहीं चाहता था, परवेज़ मुशर्रफ ने ये फैसला किया कि मैं सेक्रेटरी जनरल हूँगा काफ लीग का, और दिस वाज हिज फाइनल डिसीजन। शौकत अजीज़ और चौधरी आपस में मिले हुए थे, मैंने चौधरी परवेज़ लाई और शुजात लाई से इनके घर में मीटिंग की। मैंने कहा भी ये मसला, उन्होंने कहा शेख साहब आपसे हमारे तल्लक हैं, पर हम आपके साथ एज ए सेक्रेटरी जनरल नहीं चल सकते, हम पार्टी छोड़ देंगे। और मुशर्रफ साहब वहाँ थे नहीं कहीं। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने कहा फिर मैं पार्टी छोड़ दूँगा। मुशर्रफ से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? एक होटल के मालिक की शादी पे 2-2.5 साल 3 साल हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे, दुबई में। उन्होंने फ़ैसला बदल लिया था कि नहीं आ रहे जब मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, तो आपने सपोर्ट किया इस फैसले? हाँ, कि ना आने को। मैं अब भी समझता हूँ कि शायद ये इंटरनेशनल कोई एजेंडा हो कि सदर मुशर्रफ को भेज कर यहाँ गन डल जाए, इतना आर्मी फंस जाए, नवाज शरीफ फंस जाए और सदर आसफ जरदारी एक नई सियासी सूरत हाल में उजागर हो। कभी ऐसा होता कि किसी से कुछ शिकवा हो, किसी तबके से, किसी फ़र्द से या किसी पार्टी से हैरत हो, शिकवा हो कि यार तुम तो ऐसे ना थे, तुम तो पत्थर ना मारो?
नहीं जी, कोई ऐसा नहीं है जिसने पत्थर ना मारा हो। जिस चीज़ पर एहसान किया उसने पत्थर जी मारा। जी जी जी, वो मुझे हज़रत अली का ये मुशर्रफ साहब ने कोट किया था कि जी जिस पे एहसान करो। एहसान या मेहरबानी करो उसके शर से बचो। ये जो फरमान है ना, ये नवाज शरीफ भी 13 अक्टूबर को यही सोच रहा था कि मैंने प्रमोट किया और मैंने खैर। वेरी गुड। नहीं, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ ने एहसान नहीं किया परवेज़ मुशर्रफ ने। उसने सिलेक्ट किया एक आर्मी चीफ, 3 थे, एक ही कोर्स के थे, एक ही जमात के थे, एक फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड। उसने इनको चुना। जो मेरा अपना ख्याल है, अब ये मेरी ओपिनियन है, कि प्रोफेशनली तीनों में से बेहतर ये था। मैं अगर ज़ाती तौर पर मुझसे पूछें, मैंने कहा मैंने तो बड़े दुख झेले हैं उसके। मेरे ख़िलाफ़ 3 बार उसने नैब से इंक्वायरी करा दी। आखिरी ख़त उसने ख़ुद लिखा नैब को। मुझे पता नहीं कि मुझे वो क्यों हमसे इतना नाराज़ था और हमारे इतने ख़िलाफ़ था, सिवाय इसके कि हम एक जमहूरी हुकूमत में बैठे थे। लेकिन अगर मेरी ज़ाती राय आप पूछें तो मैं कहूँगा कि बस उसके ख़िलाफ़ तारीख़ का फ़ैसला काफ़ी है इस इक़दाम के हवाले से। मेजर साहब, कंक्लूड करते हैं बात को। परवेज़ मुशर्रफ के बड़े 3 जराइम बताइए, आपके ख्याल में 3 कौन सी वो बड़ी बातें हैं जो डैमेजेस हैं? मेरी नज़र में 2 बड़े जराइम हैं। एक जमहूरियत की बसात लपेटना और दूसरा पाकिस्तान को एक बेनाम, बेमकसद और बेचेहरा जंग में झोंकना, जिसकी वजह से हमारा मुल्क आज भी लहू लहू है। लाल मस्जिद के बारे में भी राशिद कुरैशी ये कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ का इस तरह पता नहीं था। ये मौलाना फज़ल खलील उसमें नेगोशिएटर थे। किसी वक्त मौका मिले तो ज़रा उनसे पूछें कि वो कहते हैं कि हम बात तय कर चुके थे। और मेरे साथ जो शुजात साहब बैठे हुए थे, शुजात से भी पूछ लें कि उनका फ़ोन आ गया कि नहीं करने। कोई सियासी मुस्तक़बिल देखते हैं आप परवेज़ मुशर्रफ का? इस वक्त उनके लिए वे आउट क्या है? व्हाट इज़ द ऑनरेबल एग्जिट फॉर हिम? देखें, अगर मुझे उनसे मुलाकात नहीं है, बाज़ लोग कहते हैं कि वो अपनी ख्वाहिश से यहाँ रह रहे हैं। अगर उन्होंने ज़िंदा का इंतखाब ही कर लिया तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। जेल ऊपर नहीं गिरती बंदे के। देखें ना, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए, अगर वो मुल्क के अंदर रहते तो शायद मुशर्रफ का टेन्योर इतना लंबा ना होता। क्या इसका बनेगा क्या? ये इनका कोई कदीर खान 2 एक फार्मूला सामने आ रहा है कि इनको शायद माफ़ी मांगे, एग्जिट मिल जाए। इसका करें क्या? देखें, बात यह है कि आपको ये बात अच्छी लगे या ना लगे, अगर आपने फाटा में और खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करना है, अगर आपने बलूचिस्तान के हालात बेहतर बनाने हैं, आपको हर सूरत में परवेज़ मुशर्रफ का आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल करना होगा। क्योंकि अगर आप उसका आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल नहीं करेंगे तो वो नौजवान जिन्होंने 2006 में नवाब अकबर बुगटी की शहादत के बाद हथियार उठाए और जो पाकिस्तानी रियासत से नाला हैं, नाराज़ हैं, वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में अकबर बुगटी को तो आपने सज़ा दे दी, आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो सज़ा दे दी, आप नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को तो जलावतन करते हैं, लेकिन एक फ़ौजी डिक्टेटर जिसने आइन तोड़ा है उसको आप सज़ा नहीं देते। यही आर्गूमेंट जो है, ये जो मिलिटेंट्स हैं KPK के और फाटा के, वो भी यही आर्गूमेंट इस्तेमाल करते हैं। और अब ये जो प्रॉब्लम है ये फैलता फैलता अब इंटीरियर सिंध तक चला गया। वहाँ पर भी जो सिंधी कौम परस्त जमातें हैं उन्होंने भी ऐसे मिलिटेंट्स को पालना शुरू कर दिया जो यही आर्गूमेंट देते हैं। एक जर्नैल का भी एहतसाब हो गया। अगर आप इसका एहतसाब नहीं करेंगे तो फिर वो ये कहते हैं कि जनाब हम भी आइन तोड़ते हैं, मुशर्रफ भी आइन तोड़ता है, हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, मुशर्रफ जो है वो पाकिस्तान का हीरो है, तो दोनों में फ़र्क तो कोई नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ उनकी लड़ाई जस्टिफाइड हो जाएगी। आठ साल परवेज़ मुशर्रफ के 9 साल देख लें, कहाँ थी आवाम और कहाँ पहुँच गई, कहाँ था पाकिस्तान और कहाँ पहुँच गया। अगर तो गहराई की तरफ गया और नीचे गया है, ट्राई करें, आर्टिकल 6 क्या जो मर्जी आर्टिकल लगाएं। अगर आप देखते हैं कि नहीं, कि बेहतरी आई और पाकिस्तान को बचाया, फिर मैं समझता हूं आर्टिकल 6 उन पे लगना चाहिए जो पाकिस्तान को तबाही की तरह। अभी आपको अंदाजा था कि नवाज शरीफ एक दिन वज़ीर आज़म इसी मुल्क में बना होगा?
फ्रैंकली मैंने नहीं सोचा। परवेज मुशर्रफ के अरूजो जवाल की तलाश हमने की। पाकिस्तान का यह साबिक हुक्मरान इस्लामाबाद के चक शहजाद के इस फार्म हाउस में आज रिहाइश पजीर है और आज भी पाकिस्तान की सियासी बहस पर छाया हुआ है। वो आम पाकिस्तानी जिसका नाम लेकर दौलत और पैसे का तमाम खेल खेला जाता है, आज भी अपने मसाइल में घिरा परेशान आसमान की तरफ देख रहा है। वो मामूली सा कानून तोड़ दे तो कड़े इंतजामी शिकंजों में जकड़ा जाता है, मगर हुक्मरान अशराफ या कानून तोड़े या आईन, उसके लिए हकीकत कुछ और है। कौमी मफाद, कौमी सलामती जैसे भारी भरकम अल्फाज के पीछे असल मफहूम हुक्मरान अशराफिया की सलामती और उसका मफाद।